वेलकम टू इजी लर्निंग 700। ये ECO 401 इकोनॉमिक्स की शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ का 7th लेक्चर है और इसका टाइटल है इलास्टिसिटीज़ और इसके अंदर इलास्टिसिटीज़ कंटिन्यूड है। तो सबसे पहले है इन इलास्टिक डिमांड। जब इन इलास्टिक डिमांड होती है तो वो जो है एक से कम होती है, यानी कि 0 और 1 के दरमियान वैल्यू आएगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो जो क्वांटिटी डिमांडेड होती है वो कम होगी, लेकिन प्राइस जब बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर बहुत कम फ़र्क आएगा। तो इसी वजह से जब क्वांटिटी डिमांडेड में कम फ़र्क आएगा, प्राइस ज़्यादा बढ़ गया, तो इससे टोटल रेवेन्यू जो है वो भी, उसमें भी इजाफा होगा। P मल्टीप्लाई बाई Q जो है वो टोटल रेवेन्यू है, तो उसमें भी इजाफा होगा। और अगर प्राइस फॉल्स होता है, गिरता है प्राइस, तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो इंक्रीज़ होगी, लेकिन ज़ाहिर बात है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं होगी। तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस ज़्यादा होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी कम होगा। तो अगर प्राइस फॉल होगा तो टोटल रेवेन्यू भी फॉल होगा, इसी वजह से, क्योंकि उसके अंदर क्वांटिटी डिमांड में इतना फ़र्क नहीं आ रहा है। सो नाउ दी इलास्टिक डिमांड। अब इलास्टिक डिमांड है, इसका मतलब ये है कि जब इलास्टिसिटी एक से ज़्यादा होती है। प्राइस जब बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है, लेकिन प्राइस से ज़्यादा क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज होती है। इसी वजह से अगर प्राइस बढ़ेगा तो जो टोटल रेवेन्यू है वो गिर जाएगा, क्योंकि क्वांटिटी डिमांडेड में बहुत कमी आई है। और अगर प्राइस गिरता है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा होता है। इसी वजह से प्राइस गिरने की वजह से टोटल रेवेन्यू में इजाफा हो जाता है। नाउ द यूनिट इलास्टिक डिमांड या फिर यूनिटरी इलास्टिक भी कहते हैं, इसके अंदर इलास्टिसिटी एक के बराबर होती है। और एक के बराबर होने की वजह से जब भी कभी प्राइस में चेंज आता है तो क्वांटिटी डिमांडेड में भी उतना ही चेंज आता है। इसी वजह से टोटल रेवेन्यू हमेशा इसमें सेम रहेगा, अनचेंज रहेगा। टोटल रेवेन्यू के अंदर कोई फ़र्क नहीं आएगा। प्राइस बढ़ेगा तब भी टोटल रेवेन्यू में कोई फ़र्क नहीं आएगा, प्राइस घटेगा तब भी फ़र्क नहीं आएगा। जितनी प्राइस घटेगा उतनी ही क्वांटिटी डिमांडेड भी घटेगी, तो क्या होगा, कोई फ़र्क नहीं आएगा टोटल रेवेन्यू के अंदर। अब आपके सामने ये एक टेबल दिखाया जा रहा है यूनिटरी इलास्टिक का। इसके अंदर प्राइस जो है वो 2.5 है तो 400 है क्वांटिटी, तो टोटल रेवेन्यू 1000 है। इसी तरह से जब प्राइस बढ़ गया तो टोटल क्वांटिटी घट गई, प्राइस 5 हुआ, टोटल क्वांटिटी, जो क्वांटिटी डिमांड है एक्चुअली, टोटल क्वांटिटी डिमांड जो है वो 200 हो गई, तो टोटल रेवेन्यू 1000 हो गया। प्राइस और बढ़ गया, 10 हुआ, क्वांटिटी डिमांडेड 100 हो गई और टोटल रेवेन्यू दोबारा 1000 रहा। इसी तरह प्राइस और बढ़ के 20 हो गया, जबकि क्वांटिटी डिमांडेड 50 हो गई, तो टोटल रेवेन्यू 1000 हो गया। और फिर प्राइस और बढ़ गया, 40 हो गया, क्वांटिटी डिमांडेड 25 हो गई, टोटल रेवेन्यू 1000 हो गया। टोटल रेवेन्यू सेम रहता है यूनिटरी इलास्टिक के अंदर। और जो कर्व होता है यूनिटरी इलास्टिक का वो हाइपरबोला का कर्व होगा। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी प्राइस इलास्टिसिटी, यस, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसके 3 डिटर्मिनेंट्स होते हैं। तो जो पहला डिटर्मिनेंट है वो है नंबर ऑफ क्लोज सब्सटीट्यूट विद इन द मार्केट। जितना ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट और जितना ज़्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर, उतनी ज़्यादा जो है वो इलास्टिक डिमांड होगी। यानी कि एक सब्सटीट्यूट से मुराद यही होता है कि एक चीज़ की जगह दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर ली जाए। तो जितना अच्छा सब्सटीट्यूट अवेलेबल होगा उतनी ज़्यादा उसकी इलास्टिक डिमांड होगी, और थोड़ा सा प्राइस में चेंज भी आएगा तो फ़ौरन उसकी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें बहुत फ़र्क आ जाएगा, क्योंकि लोग क्या करेंगे, जैसे ही प्राइस चेंज होंगे लोग दूसरी सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट जो है उसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे। तो इससे बहुत फ़र्क पड़ता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंदर। और परसेंटेज ऑफ इनकम स्पेंड ऑन अ गुड, अब कितनी परसेंटेज जो है वो इस्तेमाल की जा रही है, जो ख़रीदा जा रहा है, सामान ख़रीदा जा रहा है उस पर 1% अगर कोई ख़र्च करता है अपने इनकम का किसी गुड्स के ऊपर, तो उसकी जो, ज़ाहिर बात है प्राइस में अगर इजाफा होगा तो इतना बड़ा फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन अगर कोई 10% या 15% अपनी इनकम का स्पेंड कर रहा है किसी गुड्स के ऊपर, तो ज़ाहिर बात है काफ़ी हद तक फ़र्क आएगा, तो उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी जितनी ज़्यादा परसेंटेज ऑफ इनकम जो है वो यूज़ किया जा रहा है। अब तीसरी चीज़ है टाइम पीरियड अंडर कंसिडरेशन। डिमांड्स टेंड्स टू बी मोर इलास्टिक इन द लॉन्ग रन रेदर देन इन द शॉर्ट रन। और डिमांड्स जो है वो ज़ाहिर बात है ज़्यादा इलास्टिक होती है, लॉन्ग रन के अंदर ज़्यादा इलास्टिक होती है, और शॉर्ट रन के अंदर इतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी उसमें नहीं पाई जाती। तो टाइम पीरियड से भी फ़र्क पड़ता है। नाउ द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्टाइजिंग ऑन डिमांड कर्व। एडवर्टाइजिंग जो होती है, अब एडवर्टाइजिंग तो आप रोज़ाना ही देखते होंगे, तो इसका भी असर पड़ता है डिमांड कर्व के ऊपर। एडवर्टाइजिंग से स्लोप चेंज किया जाता है डिमांड कर्व का और उसको ज़्यादा इनइलास्टिक बनाया जाता है।
और इनइलास्टिक बनाया जाएगा तो ज़ाहिर बात है प्राइस चेंज होने से भी फिर लोग उसी चीज़ को ख़रीदना चाहेंगे। और ये सब होता है ब्रांड लॉयल्टी जनरेट करके, जो आजकल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो इसके ज़रिए इनइलास्टिक बनाया जाता है कर्व को। और उससे क्या होता है कि फिर ब्रांड लॉयल्टी जब बन जाती है तो प्राइस में अगर इजाफा भी हो जाए तो भी कस्टमर जो है वो उसी ब्रांड की प्रोडक्ट जो है वो ख़रीदना पसंद करते हैं। और उसके अलावा डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट किया जाता है। जब डिमांड कर्व किसी भी प्रोडक्ट का राइट पे शिफ्ट होता है तो उसकी जो क्वांटिटी डिमांड होती है, उसकी जो डिमांड होती है, एक्चुअली डिमांड के अंदर फ़र्क पड़ता है जब कभी भी डिमांड कर्व शिफ्ट होता है। तो डिमांड कर्व को राइट पे शिफ्ट किया जाता है, लोगों को परसुएट किया जाता है कि वो प्रोडक्ट ख़रीदें एडवर्टाइजिंग के थ्रू। उसके बाद है फिर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का मतलब ये कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू अ परसेंटेज चेंज इन सप्लाई प्राइस, यानी कि कितना परसेंट जो है वो चेंज आ रहा है क्वांटिटी सप्लाई के अंदर ड्यू टू परसेंटेज चेंज इन सप्लाई प्राइस की वजह से। अब आपके सामने यहाँ पे तीन तरह के कर्व मौजूद हैं, प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड एक तरफ, और तीन कर्व मौजूद हैं। प्राइस जो है वो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एक्सिस पे है, और जो है वो हॉरिजॉन्टली जो है वो क्वांटिटी सप्लाइड है। तो सबसे पहले जो सबसे ऊपर है वो है इनइलास्टिक सप्लाई कर्व। अब ये इनइलास्टिक सप्लाई कर्व है, ये जितना इनइलास्टिक होता है कर्व उतना ज़्यादा ये वर्टिकल होता है, उतना ज़्यादा खड़ा हुआ होता है कर्व। और इनइलास्टिक का मतलब ये होता है कि जितनी ज़्यादा प्राइस में चेंज आए तो उतनी कम ही जो है क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर चेंज आएगा, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके बाद दूसरा जो कर्व है उसके नीचे वो है यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई कर्व, और ये कर्व काफ़ी हद तक सप्लाई कर्व की तरह ही होता है जो एक नॉर्मल सप्लाई कर्व होता है। इसमें ये इस चीज़ को शो कर रहा है कि जितना चेंज आ रहा है प्राइस में उतना ही जो है वो क्वांटिटी सप्लाई के अंदर भी चेंज आ रहा है। और फिर सबसे नीचे है इलास्टिक सप्लाई कर्व। इलास्टिक का मतलब यही है कि जितना प्राइस में चेंज आएगा उससे ज़्यादा चेंज आएगा सप्लाई के अंदर, क्वांटिटी सप्लाई के अंदर, और ये उतना ही हॉरिजॉन्टल होगा, उतना ही ये एक तरह से लेटा हुआ कर्व होगा जितना इलास्टिसिटी होगी कर्व के अंदर। So calculating elasticities between 2 points at the same curve involve arc elasticity। जब इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है दो पॉइंट्स के दरमियान एक ही कर्व के ऊपर, तो उसके अंदर इन्वॉल्व होती है आर्क इलास्टिसिटी मेथड। उसके अंदर आर्क इलास्टिसिटी मेथड शामिल होता है। और जब इलास्टिसिटी को कैलकुलेट किया जाता है एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर, तो उसमें इन्वॉल्व होता है पॉइंट इलास्टिसिटी का मेथड। और आखिर में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसके मुताबिक अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सप्लाई लोअर होगी, कम होगी। सो लोअर द कॉस्ट मोर विल बी द सप्लाई, यानी कि अगर कॉस्ट इंक्रीज होगी तो सप्लाई लोअर होगी, और अगर लोअर कॉस्ट होगी तो सप्लाई जो है वो ज़्यादा होगी। और आखिर में है कि आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा कि हाउ मच सप्लाइड इन द लॉन्ग टर्म, इन द शॉर्ट टर्म एंड मीडियम टर्म पीरियड, यानी कि कितनी सप्लाई हुई लॉन्ग टर्म के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर और मीडियम टर्म के अंदर। इस बात को आपको डिटरमाइन करना होगा। तो ये था आज का लेसन नंबर 7। आपको अगर इस लेक्चर के बारे में कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट कीजिए, और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इस लेक्चर की स्लाइड हासिल करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से दिए गए लिंक से हासिल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लिंक ना मिले उसके लिए आप नीचे कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।